हेलो फ्रेंड्स। तो हमने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की बात चल रही थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया और किस बेसिस पर दिया, हमने इसके बारे में बात कर ली थी। बट उसका स्ट्रक्चर बनाना बाकी था, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए डबल हेलिक्स का, डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर हम अपन बनाएंगे डबल हेलिक्स डीएनए का। किसका? डबल हेलिक्स डीएनए का अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडेनिन, शुगर, फास्फोरस। एडेनिन शुगर फास्फोरस से एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। इसका डबल हेलिक्स डीएनए का अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एडेनिन शुगर फॉस्फेट से अपन ने क्या बनाया? एक न्यूक्लियोटाइड। जैसे ग्वानिन, सल्फर फॉस्फेट से दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे साइटोसिन, शुगर फॉस्फेट से तीसरा न्यूक्लियोटाइड अपन ने बनाया। अब इसमें फॉस्फेट को शुगर से जोड़ देंगे, अपन ने जोड़ दिया है। ऐसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ देंगे। एडेनिन से क्या जुड़ेगा? थाइमिन, शुगर फॉस्फेट। ऐसे ग्वानिन से साइटोसिन, शुगर फॉस्फेट। ऐसे ग्वानिन, शुगर फॉस्फेट। तो सॉरी, ये इस तरीके से फॉस्फोरस से शुगर जोड़ दिया, शुगर से फॉस्फोरस जोड़ दिया। तो एक स्टैंड ये हो गया पूरा मिला के, ये मिला के पूरा एक स्टैंड। फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और ये सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन। ये इसके फ्री हैंड पे OH जुड़ा होता है, इसके फ्री हैंड पे फॉस्फोरस है, तो ये 5 डेज हो जाएगा। इसके फ्री एंड पे शुगर के फ्री एंड पे फॉस्फोरस है, तो 5 डेज एंड है। और इस शुगर के जो फ्री एंड पे OH ग्रुप है, क्या है? OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा 3 डेज एंड। इस शुगर के लास्ट एंड पे फ्री एंड पे क्या है? OH ग्रुप, तो ये 3 डेज एंड हो जाएगा। और इसके जो फॉस्फोरस हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 डेज एंड। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो ये क्या है? फॉस्फोरस का इसके फ्री एंड पे OH ग्रुप, इसके फ्री एंड पे फॉस्फोरस ग्रुप, तो 5 डेज एंड हो गया। तो फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये डबल हेलिक्स डीएनए बन गया। क्या बन गया? डबल हेलिक्स डीएनए बन गया। तो अपन इसको, जो ये डीएनए होता है जो हेलिकल कोइल्ड होता है, क्या होता है? हेलिकल कोइल्ड होता है। मैंने इसको समझाने के लिए इसके न्यूक्लियोटाइड्स को लिखकर इसको समझाया है, बट मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा वो हेलिकली कोइल्ड होता है। वो भी किस डायरेक्शन में? राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड होता है। क्या होता है? राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर ये समझाने के लिए बनाया है, और इसका एक्चुअल जो स्टैंड स्ट्रक्चर है उसको मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो वो होता है, क्या होता है? हेलिकली कोइल्ड होता है राइट हैंड डायरेक्शन में। क्या होता है? राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड होता है। तो ये
ये राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड होता है, उसका ये स्ट्रक्चर होता है, इसका मेन स्ट्रक्चर जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को इन्हीं बेसेस को इसमें ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे इन्हीं बेसेस और किसको? न्यूक्लियोटाइड को इसमें ऐड करेंगे। तो एडिनिन, शुगर फॉस्फेट और ग्वानिन शुगर फॉस्फेट, ग्वानिन शुगर फॉस्फेट और एडेनिन शुगर फॉस्फेट, और ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देंगे। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है। क्या होता है? साइटोसिन होता है शुगर फॉस्फेट, और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देंगे थायमिन शुगर फॉस्फेट, थायमिन शुगर फॉस्फेट, एडेनिन शुगर। तो इसी को अपन ने यहाँ ऐड कर दिया है। इस तरीके से अपने पास जो नाइट्रोजन बेसेस हैं जो अपने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैं इसका ये क्या होता है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट हैंड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? राइट हैंड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड होता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि राइट हैंड डायरेक्शन में कोइल्ड होता है। क्या होता है? हेलिकली कोइल्ड होता है, जो कि राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड होता है। सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको सीढ़ी बनाकर अभी बताता हूँ। इसमें जो अपने पास जो स्टेप्स होते हैं, जो अपने पास स्टेप्स होते हैं वो बेसिस का काम कर, बेसिस की तरह होते हैं। स्टेप्स जो होते हैं सीढ़ी के, बेस पेयर्स जो कि ये आपके पास ये बेस पेयर आपको दिख रहे हैं, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है ये एक बेस पेयर है, दोनों मिलकर पेयर बनाते हैं। ये बेस है, ये बेस है, दोनों मिलकर बेस पेयर हो गए। इधर ये एडिनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन है, तो ये दोनों मिलकर बेस पेयर बनाते हैं। तो ये स्टेप्स की तरह प्रोजेक्टेड होते हैं किसमें? डीएनए डबल हेलिक्स में। क्या होते हैं? डीएनए जो होता है उसमें स्टेप्स की तरह बेस पेयर्स लगे होते हैं, और जो बैकबोन होती हैं, इस बैकबोन पर ये दोनों, ये बैकबोन जो होती हैं, बैकबोन पर शुगर और फॉस्फेट प्रोजेक्टेड होते हैं। क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट, अभी मैं आपको बताऊंगा समझा के। फॉस्फेट स्टेप प्रोजेक्टेड होते हैं। जो सीडी में जो स्टेप्स होते हैं उनकी तरह तो क्या होते हैं, ये बेस पेयर्स प्रोजेक्टेड होते हैं। आपको दिख रहे होंगे ग्वानिन साइटोसिन जो स्टेप्स की तरह प्रोजेक्टेड हैं, जो बैकबोन्स की तरह प्रोजेक्टेड होते हैं। क्या होता है? बैकबोन की तरह प्रोजेक्टेड होते हैं शुगर और फॉस्फेट। आप ये शुगर देख पा रहे होंगे, ये फॉस्फेट देख पा रहे होंगे, ये किस पे? बैकबोन पर प्रोजेक्टेड हैं। किस पर? बैकबोन पर प्रोजेक्टेड हैं। ये शुगर फॉस्फेट इसकी बैकबोन पर प्रोजेक्टेड हैं, और स्टेप्स की तरह जो प्रोजेक्टेड हैं किस पर? एडेनिन थायमिन, जो कि बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर स्टेप्स की तरह और बैकबोन पर शुगर फॉस्फेट होते हैं। ये जो शुगर फॉस्फेट होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं, जल के संपर्क में जलरागी होते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं, जलरागी होते हैं। जल से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी से, वाटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। और जो बेस पेयर्स होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए अंदर छुप कर बैठे रहते हैं, अंदर छुपे हुए रहते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए इसके अंदर छुप कर रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, हाइडेड रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं।
हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। शुगर फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक, बेस पेयर्स हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नाइट्रोजन बेसेस आर प्रोजेक्टेड। इससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पोलर होते हैं, एंटी पोलराइज्ड। जैसे कि जो कि राइट हैंड डायरेक्शन वाला है स्टैंड, वो 5 डेज, जिस पर क्या होते हैं 5 डेज हैंड, और इसका जो जिस पर क्या होता है फ्री एंड पर फॉस्फोरस, और इसके फ्री एंड पर OH, शुगर के फ्री एंड पर OH होता है, ये 3 डेज पर। और ये वाला जो होता है ये 3 डेज और ये 5 डेज, इसका एंटी पोलराइज्ड होते हैं, मतलब एंटी पोलराइज्ड ये होते हैं। ये 5 डेज, ये 3 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज। इसके बाद में अपन को एक बात और समझाना चाहता हूँ, जो कि ये होते हैं एडिनिन से जो फॉस्फोरस और शुगर होता है बैकबोन पर, जो कि ये मोर देन परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा एंगल पर प्रोजेक्टेड होते हैं, जिसे मोर देन परपेंडिकुलर। इस तरह के कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरीके से 90 डिग्री से मैं थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ये क्या होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। तो इसको कह सकते हैं अपन नाइट्रोजन बेसिस आर बैकबोन मोर देन परपेंडिकुलर, और ये लेस देन परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस आर लेस देन परपेंडिकुलर, ये मोर देन परपेंडिकुलर, लेस देन परपेंडिकुलर। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर, ये मोर देन परपेंडिकुलर होते हैं और लेस देन परपेंडिकुलर इस पर प्रोजेक्टेड होते हैं टू द बैकबोन बट फेसिंग इनसाइड, अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। टू द बैकबोन बट फेसेस इनसाइड ये क्या होते हैं, जो अंदर की साइड होते हैं वहाँ प्रोजेक्टेड होते हैं मोर एंड लेस देन परपेंडिकुलर में। एडिनिन ग्वानिन जो न्यूक्लियोटाइड हैं इस तरह से प्रोजेक्टेड होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। जैसे ग्वानिन है तो साइटोसिन बेस पेयर, जो कि ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे का विपरीत उल्टा होते हैं। जैसे कि यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, एडिनिन है तो थाइमिन होगा। ऐसे एंटी पोलर भी होते हैं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो DNA को इससे क्या फ़ायदा है, DNA को इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो अपन इसके पहले अपन मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ आपके लिए कि जो अपने बेसिस होते हैं ये स्टेप्स की तरह होते हैं, स्टेप्स। और जो शुगर और फॉस्फेट होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ बैकबोन की तरह होता है। किसकी तरह, बैकबोन। तो ये बैकबोन सीधा बैकबोन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बार बार कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात आ रही है तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। इससे कॉम्प्लीमेंट्री होने से ये एक दूसरे का विपरीत होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे एडिनिन होगा तो उसके सामने थाइमिन लगेगा, वो मतलब थाइमिन की जगह हम कुछ और नहीं लगा सकते हैं। एडिनिन होगा तो थाइमिन, और ग्वानिन होगा तो साइटोसिन। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का विपरीत स्टैंड होते हैं, दोनों जो स्टैंड होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी उल्टे होते हैं। तो अपन इसको देखते हैं, बोथ द टू स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों स्टैंड जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं, और इससे DNA को क्या फ़ायदा मिलता है और हमें क्या फ़ायदा मिलता है। बोथ द टू स्टैंड
टू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो पहले मैं स्ट्रैंड बना लेता हूँ। डीएनए एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। ए के सामने थाइमिन, ये दोनों स्ट्रैंड हो गए बैकबोन वाले। थाइमिन के सामने एडेनिन लगा देंगे, ग्वानिन के सामने साइटोसिन लगा देंगे, साइटोसिन के सामने ग्वानिन लगा देंगे, ये एडेनिन के सामने थाइमिन लगा देंगे। तो ये क्या होगा, एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है। टल देखना भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मॉलिक्यूल, ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री होने का क्या फ़ायदा है, ये डीएनए जो स्ट्रैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होते हैं, बोथ द टू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होने से इनको क्या फ़ायदा होता है, तो देखते हैं। अभी एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये दोनों स्ट्रैंड को अपन जैसे अलग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को जैसे अलग कर दिया, ये कर दिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ऐसे ही यहाँ भी एक स्ट्रैंड बना लेंगे। थाइमिन, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए हैं, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा, इसको लिख देते हैं पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक ये पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर अपन को याद है, मतलब क्या होता है कि ये दो, इसका एक स्ट्रैंड का अपन को अगर सीक्वेंस याद होता है, अगर इस एक स्ट्रैंड का अपन को सीक्वेंस याद होता है, बेस सीक्वेंस, तो अपन इसके सामने वाले सीक्वेंस ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को वो चीज़ आती है। क्या होता है, जो कि अगर अपन को एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस पता है, क्या एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस अगर पता है, तो अपन उसके सेकेंड जो स्ट्रैंड है उसका बेस सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इफ़ सीक्वेंस इन स्ट्रैंड इज नाउ देन बेस कैन प्रिडिक्टेड सेकेंड स्ट्रैंड। अगर अपन को फर्स्ट स्ट्रैंड के अगर बेस सीक्वेंस पता है, तो अपन सेकेंड स्ट्रैंड के जो बेस सीक्वेंस है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए के सामने क्या लगा देंगे, थाइमिन। अपन को याद है ए के सामने ऑटोमेटिकली वैसा थाइमिन लगता है, और थाइमिन के सामने क्या लगता है, एडेनिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। ऐसे ही इधर भी थाइमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ऐसे थाइमिन के सामने एडेनिन। तो अपन को एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता था, तो अपन ने सेकेंड स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो प्रिडिक्ट कर लिया। क्या कर दिया, इफ़ सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड इज नाउ देन बेस सीक्वेंस सेकेंड स्ट्रैंड कैन प्रिडिक्टेड। अपन सेकेंड स्ट्रैंड के बेसिस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर अपन को फर्स्ट वाले स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता है। तो इस कई फ़ायदा हमें कॉम्प्लीमेंट्री होने से मिलता है। अगर ये एक दूसरे के उल्टे नहीं होते तो अपन पता नहीं है एडेनिन
थायमीन की जगह गुआनिन लगा रहे होते हैं, गुआनिन की साइटोसिन लगा रहे होते, अपन को ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, अपन को पता नहीं रहता यहाँ लगाना क्या है। बट ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो अपन को पता रहता है कि एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एडेनिन के सामने थायमीन ही लगेगा, थायमीन के सामने एडेनिन लगेगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन ही लगेगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन ही लगेगा। बट अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, तो अपन ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, अपन को पता ही नहीं रहता अपन इसके सामने क्या लगाएंगे। बट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक के सीक्वेंस पता है तो दूसरे के सीक्वेंस अपन प्रेडिक्ट करके लगा सकते हैं, इससे एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। इसलिए एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो अपन को यहाँ लिख सकते हैं इनके बारे में, जो नए स्ट्रैंड बनाए हैं अपन ने, न्यूली सिंथेसिस साइज्ड स्ट्रैंड्स, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स। पेरेंटल से 2 पेरेंटल थे, उनसे अपन ने क्या कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण अपन ने नए प्रेडिक्ट कर लिए, नए स्ट्रैंड्स अपन ने बना लिए। तो इससे मतलब क्या फ़ायदा हुआ कि अपने पास जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसी से अपन ने एक से ही 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बना लिए। क्या बना लिए? 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बना लिए। क्या बना लिए? 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? क्योंकि स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो अपन कैन प्रेडिक्ट कर पाते हैं इस चीज़ को। डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, एक से ही 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स अपन सिंथेसाइज्ड कर पाते हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनाए अपने कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, और 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स अपन ने क्या कर लिए? सिंथेसिस कर लिए, 2 बना लिए। यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होने का फ़ायदा है। और इसी से एक चीज़ अपन डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे वर्क करता है। क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल के जेनेटिक मटेरियल के, इसी से हम पता चलता है कि जो फादर जो पेरेंटल डीएनए है उसी से जो डॉटर सेल में जो डीएनए जाएगा वो सेम सीक्वेंस वाला होगा, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा। इसी से जेनेटिक मटेरियल का पता चला कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में कैसे पता चला? कि जो डीएनए स्ट्रैंड थे उनके सामने जो डीएनए स्ट्रैंड हैं कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अपन प्रेडिक्ट कर पाए सीक्वेंस को। अपनों को पता चल गया कि जो पेरेंट में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल हैं वही अब उसके डॉटर या उसके जो संतान है उसमें वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जो पेरेंट्स में था वो उसके संतान में उसमें होगा। क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल का पता लगा पाए कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से। तो बोथ द 2 स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, अपन ने 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाए। इसी से पता चला कि जो पेरेंट्स में था वही कहाँ है? डॉटर के अंदर या उसकी संतान के अंदर, उसके बच्चों के अंदर जो डीएनए है उसमें जो डीएनए था वो डीएनए। इसी अपन डिफाइन कर पाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। किससे पता कर पाए? कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, कि अपन ने जो सीक्वेंस पता था उससे दूसरा सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर लिया। प्रिडिक्ट करने से अपन पता चल गया कि जो डीएनए अपने पास था वही डीएनए संतति में होता है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। तो इसी से अपन ने ये चीज़ अपन ने स्ट्रक्चर अपन ने बना ही लिया था कि 2 एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा तीसरा, तो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन, ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन दोनों स्ट्रैंड अपन ने देखे। फ्री एंड पे जो शुगर है इसके फ्री एंड फॉस्फोरस है, इसके फ्री एंड पे OH है। तो अपन ने 5 to 3 डेज इसका डायरेक्शन होता है, इसका 3 to 5 डेज इसका डायरेक्शन होता है। अपन ने जो इसको यहाँ समझाने के लिए बनाया था, जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। डीएनए
हेलिकली कोइल्ड होता है। क्या होता है, डीएनए जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो हेलिकली कोइल्ड होता है। कहाँ, राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड होता है। तो अपने राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड कर दिया, राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड कर दिया किसे, राइट हैंड डायरेक्शन में हेलिकली कोइल्ड है। 5 to 3 days, 3 to 5 days अपन ने, और बाकी चीज़ अपन मैंने आपको जो स्टेप्स हैं, जो बेस पेयर होते हैं, जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फोरस होती हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, जलरागी होते हैं, जल के संपर्क में रह सकते हैं। जो बेस पेयर्स हैं जो जल के संपर्क, वाटर के संपर्क में या कनेक्टिविटी में नहीं रह सकते, इसलिए अंदर की साइड में होते हैं, अंदर की साइड में छुप कर बैठे होते हैं। और इसके बाद अपन नाइट्रोजन आर बेसिस प्रोजेक्टेड आर मोर एंड लेस देन परपेंडिकुलर टू बैकबोन बट फेस इन इनसाइड, अंदर की साइड में ये मोर एंड लेस देन परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह अपन ने इसका स्ट्रक्चर और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं उसका भी पता लगा। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जेनेटिकल मटेरियल के तौर पर वर्क करते हैं। इसके अपने कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए अपन ने पेरेंटल से 2 डॉटर डीएनए बनाए हैं। इससे थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है।